साथियों जय हिंद। मैं अखिलेश। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि हमारा एसएसटी की क्लास चल रही है, तो इसी के दरमियान हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, मतलब पार्ट 2, लेसन 2, कक्षा 10वीं का जो होगा क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए होगा और चैप्टर 2 होगा। और इसी एक क्लास में ही हम लोग चैप्टर 2 को ख़त्म भी कर लेंगे। और ये चैप्टर जो होगा उस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर संसाधन क्या होता है, संसाधनों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, संसाधनों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को किस तरीके से यूज करके सरल कर सकते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि वन क्या होता है, वन क्या है, और वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन का एक काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वन होता है वो भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि वनों के लकड़ी को काट करके उसके फल का यूज करके लकड़ियों को लेके जाके उसके फर्नीचर्स बनाते हैं और उसका हम यूज करते हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं सरल बना सकते हैं अपने जीवन को। तो जो वन होता है वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। और वन में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, जैसे हमारे लिए घोड़ा हो गया, घोड़े का यूज करके हम कहीं पे आ जा सकते हैं, भैंसा हो गया, और बहुत सारे जानवर होगा जिनका हम यूज करते हैं। और इन सभी चीज़ों का यूज कर करके हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को सरल बनाते हैं। इसलिए तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, हमारे जीवन में एक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि ये जो वन होता है और वन जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से संसाधन और किस तरीके से हमारे जीवन को सरल बनाने में कार्य करते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत है, भारत में अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यही राजस्थान में चल जाए तो राजस्थान में कई अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जबकि अगर हम जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं तो वहाँ पे और अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार, और जैव मतलब होता है जीव जंतुओं में। तो जीव जंतुओं में विविधता का मतलब ये होता है कि जीव जंतु किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। जैसे हम अपने ऊपर अगर देखा जाए, अपने मानव के ऊपर देखा जाए, तो इंडिया में रहने वाला मानव कुछ अलग होता है, चाइना में रहने वाला मानव कुछ अलग होता है, साइबेरिया में रहने वाला मानव कुछ अलग तरीके से दिखता है। तो कहीं ना कहीं उसके मानसून के प्रभाव के कारण उसके शरीर पर, उसके चमड़ी पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। तो उसी तरीके से हम लोग जो मानव होता है, ये जैव होता है, जीव जंतु होते हैं, उन जीव जंतुओं में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्नता होती है। तो बहुत सारे जीव जंतुओं में, सभी जीव जंतुओं में लगभग विविधता होती है। और ये जरूरी क्यों है, विविधता अगर नहीं होगा, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे तो हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। जिस तरीके से एक प्रकार का फूड चेन बनता है, फूड चेन का मतलब क्या है कि भोजन का एक श्रृंखला जो बनती है, भोजन श्रृंखला जिसे कहते हैं। तो भोजन श्रृंखला जो होती है, उसमें भोजन श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग भोजन को अलग अलग दिन पे खाना खाते हैं। अगर रोज के रोज वही खाना खाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, भोजन अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं संतुष्ट हो पाएंगे भोजन से। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर जीव जंतु, केवल एक जीव जंतु रहे पृथ्वी पे, आप कल्पना करके देखिए एक बार कि केवल हम मनुष्य अगर पृथ्वी पर रह जाएं, केवल हम मनुष्य रहें, और केवल मनुष्य में भी केवल हम अकेले रह जाएं, या कोई अकेला व्यक्ति अकेला रह जाए, तो क्या वो जीवन अपना जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन में मनुष्य को जरूरी होता है कि उसके पड़ोसी के लोग रहें, उसके आसपास के लोग रहें, उसके जीवन में विविधताएं हो, कहीं ना कहीं रोज का रोज कुछ ना कुछ काम अलग अलग हो। जैसे अभी जो हमारे जॉब करने वाले लोग होते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए क्या होता है, यही होता है कि वो रोज़ के रोज़ उसी काम को कर करके थक चुके हैं, वो अपने काम से ही निराश हैं, वो उस अपने काम में पूरी एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थक चुके हैं उसी काम को कर करके। तो जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है कि हम रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ नया करें। और एक बात याद रखिए कि जीवन में अगर तरक्की करना है तो हमेशा अपने जीवन में कोई ना कोई नया चैलेंज लीजिए और उस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करने का प्रयास करिए। आपका जीवन खुद ब खुद धीरे धीरे सामान्य तरीके से चलता रहेगा और जीवन बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, जैव विविधता का मतलब ये है कि जीवन में जीव जंतुओं में क्या हो, विविधता हो, बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हो, तो ये होती जैव विविधता। और जैव विविधता में हम लोग समझते हैं कि मानव जीवन में इसका क्या महत्व होता है। मानव जीवन में इसका महत्व ये है कि अलग अलग जीव होते हैं, जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन तभी नहीं चल पाएगा, अगर जंगली जानवर ना हो तभी हमारा जीवन नहीं चल पाएगा,
अगर हमारे घरेलू पालतू जानवर नहीं हो तभी हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं डिपेंड्स करता है कि जीव जंतु भी हमारे आसपास में रहने चाहिए, जीव जंतु होने चाहिए हमारे लिए, अलग अलग प्रकार के प्राणी होने चाहिए, हम लोग भी अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। तो जीवन को चलाना अगर है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि जीवन में विविधता हो, बहुत प्रकार के अलग अलग जीव जंतु पाए जाए, और उनका मानव के जीवन में क्या होना चाहिए, बहुत ही महत्व होता है। और महत्व यही है कि हम लोग अगर जीवन में जीव जंतु हमारे नहीं होंगे, हमारे वनस्पतियाँ नहीं होंगी, प्राणी जगत नहीं होगा, जैव जगत नहीं होगा, वनस्पति जगत नहीं होगा, तो हमारा जीवन चल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो जीवन में महत्व होता है, इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कि भारत में, अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में वनस्पति जगत क्या है, भारत में वनस्पति जगत जो होता है, वनस्पतियों की किस प्रकार से विविधता पाई जाती है, विविधता के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो भारत में किस तरीके की विविधता पाई जाती है, तो यहाँ पे एक टॉपिक लिखी हुई है कि भारत में वनस्पति जगत में किस तरीके की विविधता होती है। वनस्पति जगत के मतलब ये होता है कि पेड़ पौधों में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। हम देखते हैं हमारे आसपास की चीज़ें जो होती हैं, कहीं पर अलग आम का पेड़ पाया जाता है, कहीं पीपल का पेड़ पाया जाता है, कहीं बरगद का पेड़ पाया जाता है। तो कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहीं बांस होता है। तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, विविधता बनाती हैं। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में वनस्पति जगत जो है वो किस प्रकार से है। तो हम लोग ये जान लेते हैं, जरूरी चीज़ ये है कि भारत में, पूरे भारत में 47,000 प्रकार की वनस्पति जगत प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे जो भारत है, इस पूरे भारत में 47,000 से भी ज़्यादा, लगभग 47,000 या 47,000 से ज़्यादा वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे बांस की प्रजाति अलग होती है, आम की प्रजाति अलग होती है, पीपल की प्रजाति अलग होती है। तो ऐसे ही अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और ये कितनी होती हैं, लगभग 47,000 से भी क्या होती हैं, अधिक होती हैं प्रजातियां भारत में ये पाई जाती हैं। और 1500 वनस्पति जिसमें से क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि हमारे बहुत पहले हमारे यहाँ आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वो पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका कटाव कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खनन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जंगली जानवरों को मार दे रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है, ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। तो हमारे पास पहले कितनी होती थी, 47,000 प्राणी जगत, वनस्पति जगत होता था। वनस्पतियों की अलग अलग प्रकृति पाई जाती थी, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती थी। लेकिन उन 47,000 प्रजातियों में से लगभग 1500 प्रजातियां ऐसी हो गई जो आज के समय में क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनका हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं रह चुका है। तो हमें जिनकी ज़रूरत है कि हम उन्हें बचा सकें, उन्हें बचाने के लिए बहुत सारे पहल भी चलाए गए अपने देश में, बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं कि उन्हें बचाया जा सके। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं हमारे देश में कि वो क्या करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा कटाव भी होता है, उसका ख़त्म भी होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि भारत में प्राणी जगत किस तरीके से है, प्राणी जगत में क्या क्या होती हैं। तो प्राणी जगत में लगभग 81,000 वन जातियाँ पाई जाती हैं। जो प्राणी जगत होता है उसमें वन में रहने वाली जातियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 81,000, लगभग 81,000 जातियाँ जो होती हैं वो कहाँ रहती हैं, वनों में रहती हैं, वन में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। तथा 79,000 बड़ी स्तनधारी जातियाँ हैं, स्तनधारी जो होते हैं, स्तन को धारण करने वाले, वो क्या होते हैं, 79,000 जातियाँ हमारे देश में क्या होती हैं, पाई जाती है। स्तनधारी जातियों की संख्या जो है कितना है, 79 जातियाँ होती हैं। और 44 जातियाँ जो होती हैं वो पक्षियों की जातियाँ होती हैं। हमारे यहाँ देखते होंगे कि बहुत सारे गौरैया चिड़िया हो गई, बहुत सारी चिड़िया होती है, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये सारी जातियाँ अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग जंतु पाए जाते हैं। कौवा हो गया, गिलहरी हो गई, बहुत सारी जातियाँ होती हैं। ये पक्षियों की जो जातियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, 44 जातियाँ पाई जाती है। और सरीसृप जो होते हैं, सरीसृपों की जो प्रजातियाँ हैं वो कितनी हैं, 15 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। किसके, सरीसृपों की प्रजातियाँ जो होती हैं वो 15 होती हैं। तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को, प्रकृति को बचाए रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है, IUCN। IUCN जो होता है, इसके अनुसार इसका मतलब ये है, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशन, नेचर, मतलब अपने नेचर को कंजर्व करने के लिए, अपने नेचर को बजाय रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक पहल की गई जिसका नाम, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया क्या, IUCN। IUCN जो होता है उसका मतलब क्या हिंदी में होता है, प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ।
ये एक ऐसा संघ है जिसके द्वारा क्या कहता है, पेड़ पौधे तथा वनस्पत जगत को अभी सुरक्षित करके अपने बचाया जाता है। और ये इस पर ध्यान रखता है कि कौन सी जातियां लुप्त हो रही हैं, कौन सी जातियां अभी आने वाली हैं, कौन सी जातियों को बचाना जरूरी है। मतलब ये ध्यान रखने का कार्य यही करता है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय होता है, ये पूरी पूरी दुनिया में ये कार्य करता है। और इसके अनुसार IUCN के अनुसार जो हमारी जातियां होती हैं सामान्यतः 6 प्रकार की जातियों के बारे में इन्होंने बताया, IUCN ने बताया है। और 6 जातियां कौन कौन सी हैं? पहला होता है सामान्य जातियां। पहला कौन सी जाति है? सामान्य जातियां। दूसरा कौन सी जाति है? संकटग्रस्त जाति। तीसरा क्या है? सुभेद जातियां होती हैं। चौथा जाति जो होता है वो दुर्लभ जाति होती है। पांचवी जाति जो होती है स्थानीय जाति होती है। और छठवां जाति जो होती है वो लुप्त जाति होती है। तो इनके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि सामान्य जातियां क्या होती हैं। सामान्य जातियां का मतलब ये है कि हमारे आमतौर पर वो सभी चीज़ें जो जिनको विलुप्त होने की शंका नहीं बना हुआ है, जिनको खत्म होने की कोई चांस अभी नहीं है, हमारे जीवन में जितनी अभी उपलब्ध है उनसे कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसी जातियाँ जो होती हैं उस सामान्य जातियाँ कहते हैं, जिनके विलुप्त होने के चांस बहुत अभी कम है। जैसे हमारे पास होती है गाय हो गया, गाय हमारे आसपास हर जगह व्याप्त है। बिल्ली हो गई, भैंस हो गई। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, गाय, बैल, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, बकरी और चूहा, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो सामान्य तौर की जातियाँ हैं। सामान्य प्रकार की जातियाँ का मतलब ये है, ये अभी खत्म होने का इनका कोई चांस नहीं है। मतलब हमारे सभी आसपास के सभी ये जातियाँ जो होती हैं वो व्याप्त होती हैं, इनके खत्म होने के चांस बहुत कम है। और क्या होती है? संकटग्रस्त जातियाँ क्या है? संकटग्रस्त का मतलब ये होता है लुप्त होने की संकट जिनकर बनी हो। ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने की संकट बनी हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग संकटग्रस्त जातियाँ। ऐसी जातियाँ जो संकट में है, अभी ऐसी जातियाँ हैं जो क्या है? संकट में है। संकट होने का मतलब ये है कि उनकी चांस ऐसा है कि वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगी। वो संख्या उनका हमेशा क्या हो गया है? कम होता चला गया है और वो अभी खत्म होने की कगार पर लगी हुई हैं। तो ऐसी जातियाँ जो होती है वो संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लिया जाए तो काला हिरन जो होता है वो क्या हो गया है? लगभग अब संकटग्रस्त जातियों में आता है। संकटग्रस्त जातियों का मतलब वो खत्म होने वाला है। काला हिरन जो होता है वो क्या होता है? खत्म होने वाला है। मगरमच्छ हो गया, अब हम सुनने को नहीं मिलता है कि मगरमच्छ कहीं मिला है, तो मगरमच्छ बहुत कम चांस में रह गया है। मगरमच्छ बहुत कम मिलते हैं। गैड़ा हो गया, गैड़ा जो होता है वो भी अब देखिए हमारे दुनिया से खत्म होने वाला है। तो ये सभी जातियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? संकटग्रस्त जातियों में से आती हैं, जो बहुत कम ही मिल पाती हैं, बहुत कम चांस होता है इनका मिलने का। सुभेद जातियाँ ऐसी जातियाँ होती हैं सुभेद जातियाँ जो हमेशा उनकी संख्या क्या हो गई है? कम होती चली गई है। ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या लगातार घटती हुई जा रही है, लगातार कुछ ना कुछ कम होता चला जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुभेद जातियाँ बोलते हैं। जैसे हो गया नीली भेड़ हो गया। नीली भेड़ जो हुआ करता था हमारे दुनिया में वो क्या हो गया? एकदम से उसकी संख्या, प्रकृति ने उनकी संख्या कम दिया था। प्रकृति जो बनाई थी उनकी संख्या पहले से ही कम थी और धीरे धीरे वो कम होता हुआ चला गया है। तो वो लगभग संकटग्रस्त जातियों के ही श्रेणी में आता है, जिनकी संख्या क्या हो रही है? लगातार कम हो रहा है। जैसे एशियाई हाथी, एशियाई जो हाथी होती है उसकी संख्या भी लगातार क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इस कारण से ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की सुभेद जातियों में आता है। अब दुर्लभ जातियां पढ़ लेते हैं। दुर्लभ जातियों का मतलब ये है जिनको अगर हम जा करके क्या करें? पता करें जो हाँ वो रहते हैं। जैसे मान लो कि जो शेर होता है वो गुफाओं में रहता है, जैसे जंगलों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। तो जब अधिकारी जाकर के पता करते हैं कि कौन से जीव जंतु जंगल में रहने वाले वो जंगल में है कि नहीं, शेर जब पहाड़ों में रहता है तो पहाड़ों में है कि नहीं है, तो जाकर के जब पता किया गया तो पता करने पर पता चला कि वहाँ पे वो जंतु नहीं मिले, मतलब वो जंतु वहाँ पे नहीं रह रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसी जातियाँ जो क्या हो गई हैं? दुर्लभ हो गई हैं, उनको मिलना दुर्लभ हो गया है। तो ऐसी जातियाँ जो दुर्लभ हो चुकी हैं, दिखती हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्लभ जातियाँ। जैसे बोलते हैं भूरा भालू हो गया। जो भूरे भालू होते हैं वो उनकी संख्या क्या हो गई? बहुत कम हो गई। उनको अब देखने पे उनके स्थान पे जहाँ रहते थे वो पहले, वहाँ पे जाके देखा जाए तो वो एकदम से नहीं मिलते हैं। तो ये ऐसे भूरे भालू हो गए, एशियाई भैंसा हो गया, रेगिस्तानी लोमड़ी हो गई। तो ऐसी जातियाँ जो होती हैं उनको अब देख पाना बड़ा ही मुश्किल हो गई। ये सभी जातियाँ क्या होती हैं? दुर्लभ हो गई हैं एकदम। और स्थानीय जातियाँ क्या होती हैं? स्थानीय जातियों का मतलब ऐसी जातियाँ जो होती हैं जो एक विशेष स्थान पे रहती हैं। विशेष स्थान पे रहने का मतलब क्या है? जैसे हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है, अंडमान में रहने वाला एक टील होता है, टील, अंडमानी टील जिसे बोलते हैं, या अंडमान में रहने वाला एक सुअर होता है, तो अंडमानी सुअर भी कह सकते हैं इसे। और निकोबार में रहने वाला एक कबूतर होता है, विशेष प्रकार का कबूतर है जो केवल कहाँ रहता है? निकोबार में रहता था। तो ऐसी जातियाँ जो एक विशेष स्थान पे रहती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्थानीय जातियाँ बोलते हैं। तो ये विशेष स्थान पे केवल रहते हैं, हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं। और हम लोग देखते हैं लास्ट जो बचा हुआ है, लुप्त जातियाँ क्या होती है? लुप्त जातियाँ वो जातियाँ होती हैं
जो अभी हम लोग जिनका अस्तित्व एकदम खत्म हो चुका है, उनको जा करके अगर देखा जाए, उनको जहाँ जहाँ रहते हैं वो उनको जाके देखा गया तो पता चला कि वो जातियाँ अब एकदम से खत्म हो चुकी हैं, उनकी अब जातियाँ वो नहीं रह गई हैं, अब हमारे देश में ये जातियाँ नहीं रह चुकी हैं। तो जैसे हो गया एशियाई चीता हो गया, चीते की संख्या एकदम कम हो गई, खत्म हो गया, चीता देखने को कोई नहीं मिल पाता है, एशिया वाले चीता। गुलाबी सिर वाला बत्तख हो गया, गुलाबी सिर का बत्तख तो हम लोगों को नाम ही नहीं सुने होंगे, हम लोग कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको नाम ही नहीं पता होगा कि गुलाबी सिर का भी बत्तख हुआ करता था। हाँ, ये सही है कि हमारे दुनिया में गुलाबी सिर का बत्तख हुआ करता था, जो क्या हो गया है, अब वो लुप्त हो चुका है, और लुप्त जातियों में वो क्या हो गया है, काउंट हो गया है। तो ऐसी जातियां जो लुप्त हो चुकी हैं, जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुप्त जातियां कहते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उनको भी याद कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट जैसे दिया है कि 1952 में क्या किया गया, घोषणा किया गया भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि चीता अब हमारे देश में क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। तो वो डेट याद कर लीजिए कि 1952 एक ऐसा डेट है जिस पर ये घोषणा कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि भारत में अब चीते की संख्या खत्म हो गई। तो भारत 1952 ईस्वी में ये घोषणा करता है कि भारत जो है वो, भारत में चीते लुप्त हो चुके हैं। और 1972 ईस्वी आता है, जब 1972 ईस्वी में सबसे अच्छी जो पहल होती है 1972 ईस्वी में, वो यही होती है, वन और तथा प्राणी जगत को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी पहल होती है। और 1972 ईस्वी में क्या किया गया, भारतीय वन्य जीव तथा आरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें वन्य जीव को, वन्य के जीवों को तथा वन प्राणी जगत को क्या किया गया, सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक अधिनियम लगाई गई, एक रक्षण नियम लगाया गया, जिसके द्वारा जीव जंतुओं को क्या किया जाएगा, रक्षित किया जाएगा, बचाया जाएगा। और होता 1993, ये 73 होता है, 1973, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्रोजेक्ट टाइगर लगाई गई, यहाँ से टाइगरों को बचाया जाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, उनके लिए उद्यानों की व्यवस्था की गई। अभी हम पढ़ाएंगे कि उद्यान क्या होता है। उससे पहले ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो होता था, इसमें टाइगर्स को बचाने के लिए एक पहल की गई, जिसमें 1973 में जो लागू किया गया, ये होता है प्रोजेक्ट टाइगर। और एक शब्द होता है जिससे नाम है हिमालयी यव। हिमालयी यव क्या होता है ये भी जान लीजिए। हिमालयी एक प्रकार का पौधा है। हिमालयी यव क्या होता है, एक प्रकार का पौधा है जिसको ले जा करके जो हिमालय में पाया जाता है, जैसे हमारे हिमालय के अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और कई जगहों पे पाया जाता है, तो उनको उस पौधे या हिमालयी यव को निकाला जाता है। उस निकाल करके क्या किया जाता है, उसको स्राव किया जाता है। उसके स्राव से क्या होता है, उसके स्राव से निकलता है एक पदार्थ जिसका नाम क्या होता है, टक्सोल नाम होता है। इसका टक्सोल एक पदार्थ निकलता है, और उसी पदार्थ का यूज करके हम लोग कैंसर, जो एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और कैंसर की बीमारी को कैंसर की बीमारी से बचने के लिए पदार्थ का जो यूज किया था, उसका क्या नाम है, टक्सोल है। और ये पदार्थ कहाँ से मिलता है, ये हिमालयी यव जो होता है उसी पौधे से स्राव करके इसको निकाला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई। इसकी अभी तक कैंसर की कोई दवा नहीं है, तो यही एक दवा होती थी। तो ये भी क्या है, हिमालयी यव है, ये बहुत कम ही चांस में मिल पाते हैं, बहुत इसका चांस बहुत कम है। हम लोग, अब हमारे पास ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, 2-3 टॉपिक और है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये है एक ऐसा स्थान, जैसे हम लोग देखे होंगे कि सुने होंगे कि जो है जू होता है, जू में हम लोग जाते हैं, जू में देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ पे जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए एक प्रॉपर घर बनाई जाती है। जंगलों में उनके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर घर बनाई जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं। और राष्ट्रीय लेवल का होगा अगर वही, तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे जीव जंतुओं को क्या किया जा सके, सुरक्षित करके रखा जा सके। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर मानव का हस्तक्षेप नगण्य होता है, मतलब वहाँ पे मानव कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। केवल वहाँ पे अनुमति होता है, हस्तक्षेप केवल इतना ही कर सकता है कि मानव केवल अधिकारी जाएंगे और वहाँ पे अपना कार्य करेंगे, वहाँ पे देखभाल करेंगे कि उन्हें खाना अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, उन्हें क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो केवल इनका काम यही होता है कि वहाँ पर अधिकारी जाएं और उनका देखभाल करें। और पर्यटक जो होते हैं, कभी कभी पर्यटकों को भी जाने का स्थान दिया जाता है कि थोड़ा बहुत कुछ लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा जाते रहें, कुछ नियंत्रित भाग होता है जिसमें जाने का अनुमति होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान का काम ये होता है कि उनको बचाया जा सके। और मानव की क्रिया से प्राणी जगत तथा वनस्पत जगत किस तरीके से प्रभावित हुआ है। जैसे हमारे जीवन में देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, जरूरी है कि हमको पेड़ों को काटना होगा। रास्ते बनाने के लिए हमको जरूरी है कि हम क्या करें, पेड़ को काट करके बनाएं, भूमि को काट करके बनाएं। तो ये जरूरी होता है। तो मानव क्या करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो कुछ कार्य करता है, कुछ कार्यों को करता है। और वो जो कार्य करता है मानव, उससे क्या होता है, प्राणी जगत हुआ या मानव जगत हुआ, उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। और प्रभावित होता है तो उसमें बहुत सारे प्राणी जगत होते हैं, वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कट जाते हैं, काट दिए जाते हैं। जैसे
हम लोग फसल को उगाते हैं तो फसल में कभी नीलगाय आती है तो उसको चर लेती है, नीलगाय उसको चर करके ख़त्म करते हैं, विनाश करती है उसका। तो मानव क्या करता है, उनको भी मारने का प्रयास करता है। जैसे सुअर होता है तो सुअर आता है तो हमारे आलू की फसल को उत्पादन होती है तो उसको जाकर खन करके खराब कर देता है। तो ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या करते हैं, मानव क्या करता है, फिर जब प्रभावित होता है मानव तो उसको मानव चाहता है कि उसको मार दिया जाए, तो मार करके उसको खत्म कर देता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही जातियाँ क्या हो जा रही हैं, विलुप्त होती जाती रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। और एक समय आएगा ऐसे ही सभी जातियाँ संकटग्रस्त होती चली जाएंगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं, ये हम लोग समझ चुके कि किस तरीके से कुछ कार्य करते हैं मानव और उससे नुकसान होता है, और हम लोग क्या समझते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो मानव करता है और मानव के द्वारा किए गए कार्य जो पेड़ पौधों को सुरक्षित बचाकर रखता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मानव सुरक्षित करते हैं। जैसे हमारे देश में भारत में हिंदुओं का ज़्यादा राष्ट्र है, तो हमारे देश में बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जातियों के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग तरीके से अपने देवी देवता का पूजा करते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया था, पूजा किया था, पीपल का पूजा किया था। भारत में पीपल को काटना मना है, भारत के मतलब उत्तर प्रदेश में पीपल को काटना मना है एकदम से। भारत के हिंदू धर्म के लोग पीपल को पूजा करते हैं, मानते हैं कि वो हमारे देवी देवता हैं। तो ऐसे जो रीति रिवाज चलाए गए हैं, इन रीति रिवाजों से क्या होता है कि पेड़ पौधों पर और वनों को सुरक्षित किया जाता है। जैसे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो सूअर को अपना देवता मानते हैं, तो उससे क्या होता है, सूअर को सुरक्षित करके बचा के रखते हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं हमारे तो गायों को अपनी माता मानते हैं, तो गाय को वो बचा के रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो जातियाँ हैं, जो धर्म है, वो भी इसी प्रकार से हमारे जीव जंतुओं को सुरक्षित बचा के रखते हैं, हमारे प्राणी जगत को और वन्य जगत को बचा कर रखने में हेल्प करते हैं। तो बस इतना ही, और ये चैप्टर इसी के साथ पूरा खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आए होंगी। और प्रयास करिए कि घर पे जाकर के इसे एक बार रिवीजन करें, सभी लोग अच्छे से पढ़ें इसको, ताकि अच्छे आपके बोर्ड में अच्छे रैंक ला सके आप। धन्यवाद।